आज़ादी के पहले के दौर की बात है ये। हरिवंश राय बच्चन की मधुशाला मुकम्मल हो चुकी थी और वो हिंदुस्तान के जाने माने कवि बन गए थे। हालांकि पत्नी की मृत्यु ने उन्हें अकेला कर दिया था। ऐसे में साल 1941 में हरिवंश राय की मुलाकात लाहौर के सरदार खजान सिंह की बेटी तेजी सूरी से हुई। तेजी की शादी किसी और से तय हो चुकी थी, लेकिन हरिवंश राय से मुलाकात के बाद दोनों इश्क में गिरफ्तार हुए। सवाल था कि शादी कब होगी, और इस सवाल पर दोस्त लोग अक्सर उन्हें छेड़ा भी करते दोनों को। ऐसे में एक रोज़ राजा मेहंदी अली खान की तेजी से एक समारोह में मुलाकात हुई। आज के पाकिस्तान में जन्मे मेहंदी अली खुद भी कवि हृदय थे और तेजी और हरिवंश दोनों से उनकी दोस्ती थी। उन्होंने तेजी से पूछा कि शादी कब कर रही हैं आप। इस पर तेजी ने जवाब दिया कि मेरा झुमका तो बरेली के बाजार में ही गिर गया। जवाब का आशय ये था कि वो पहले ही हरिवंश राय की हो चुकी हैं और ये सब हुआ उस पहली मुलाकात में जो बरेली में हुई थी। बहरहाल चंद महीनों बाद तेजी और हरिवंश राय की शादी हो भी गई, लेकिन बरेली वाली बात राजा मेहंदी अली के दिमाग में रह गई। इस घटना के कई साल बाद जब उन्होंने साया फिल्म के लिए एक गाना लिखने को उनसे कहा गया, मेहंदी अली ने लिखा, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में। नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं ऐतिहासिक किस्सों से जुड़ा हमारा रोजाना का कार्यक्रम तारीख, जहां आज कहानी बरेली। उत्तर प्रदेश में दो बरेली हैं, एक रायबरेली जो लखनऊ के पास है और दूसरा बरेली जो दिल्ली से लगभग 280 किलोमीटर दूर है और शहर के साथ साथ उत्तर प्रदेश की 18 एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स में से ये एक है। इस इलाके को रोहेलखंड के नाम से भी जाना जाता है। शुरू से शुरुआत करें तो बरेली का रिश्ता महाभारत से भी जुड़ा बताया जाता है। मान्यता है कि आज का बरेली महाभारत काल का पांचाल राज्य था। यहाँ के राजा द्रुपद की बेटी द्रौपदी थी, यानी द्रौपदी बरेली से थी ऐसा कह सकते हैं, और पांचाल से रिश्ता होने के नाते उनका एक नाम पांचाली भी था। मान्यता ये भी है कि बरेली ज़िले की आंवला तहसील के रामनगर गांव में पांचाल राज्य की राजधानी हुआ करती थी। महाभारत से जुड़ा एक और प्रसंग भी है। कहते हैं कि एक बार गुरु द्रोण ने अपने शिष्यों यानी पांडवों से कहा कि उन्हें पांचाल राज्य चाहिए। द्रोण के शिष्यों ने राजा द्रुपद को हराया और उनके राज्य को गुरु द्रोण को सौंपा। द्रोण के बेटे अश्वत्थामा यहाँ के राजा हुए। प्राचीन इतिहास की बात करें तो नंद वंश और गुप्त वंश के राजाओं ने इस इलाके पर शासन किया। ये हम फैक्ट्स के जोन में आ गए, अभी तक मान्यता वाले में थे। गुप्त वंश के बाद सिलसिलेवार ढंग से चलें तो आगे ये इलाका पुष्यभूति वंश के राजा हर्षवर्धन और उनके बाद राजा यशोवर्मन के साम्राज्य का हिस्सा बना। गुर्जर प्रतिहार वंश ने भी लंबे समय तक यहाँ पर शासन किया। हालांकि महमूद गजनवी के आक्रमण के बाद कई छोटे छोटे क्षत्रपों का उदय हुआ और 12वीं सदी तक इस इलाके पर कंट्रोल के लिए उनमें आपस में लड़ाइयाँ होती रहीं। अब सवाल ये कि बरेली का नाम बरेली ही कैसे पड़ा। दरअसल 12वीं शताब्दी तक आज की बरेली का अधिकतर हिस्सा जंगली जानवरों से भरा घना जंगल था। मुरादाबाद, रामपुर और बदायूं ये कुछ ज़िले थे जो बरेली के आसपास थे, और दिल्ली की सल्तनत जिसने उस समय इस क्षेत्र पर शासन किया, उसका हेडक्वार्टर पड़ोसी राज्य बदायूं में था। बदायूं में एक गवर्नर हुआ करता था, जबकि बरेली का इलाका कठेरिया नामक स्थानीय सरदारों के नियंत्रण में था। बरेली के इतिहास में एक बड़ा मोड़ आया साल 1379 में, जब कठेरिया सरदारों ने बदायूं के एक स्थानीय गवर्नर की हत्या कर दी। इसके नतीजतन दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने कठेरिया सरदारों के इलाके पर आक्रमण किया, कब्जा किया और बरेली में बसाहट की शुरुआत हुई सन 1500 के आसपास, जब जगत सिंह कठेरिया नाम के एक व्यक्ति ने यहाँ एक मोहल्ला बसाया। जगत सिंह कठेरिया का बसाया मोहल्ला आज भी बरेली ज़िले में जगतपुर के नाम से फेमस है। आगे चलकर जगत सिंह के दो बेटे हुए बांसदेव और बरलदेव। लोक कथाओं के अनुसार दोनों ने आगे चलकर एक शहर बसाया जिसका नाम रखा गया बांसबरेली। यही बांसबरेली आज बरेली के नाम से जाना जाता है। बांसबरेली के नाम के पीछे हालांकि एक दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि इस इलाके में बांस बहुत होता था। शहर के तौर पर बरेली के शुरुआती दिनों के बारे में काफ़ी कम जानकारी उपलब्ध है। मुग़ल काल में जंगलों की बहुतायत के चलते ये बरेली दिल्ली के सुल्तानों की पसंदीदा शिकारगाह हुआ करता। एक जगह जिक्र मिलता है कि 1577 में मुग़लों ने बरेली की ज़मीन ईरान के एक रईस को तोहफे में भी दी थी।
मुगल बादशाह शाहजहां के दौर में बरेली के रसूख में इजाफा हुआ। जैसा पहले बताया, बरेली में कठेरिया सरदारों का प्रभाव था जो मुगलों के खिलाफ संघर्षरत रहते थे। कठेरिया सरदारों पर लगाम लगाने के लिए शाहजहां ने बरेली को हेडक्वार्टर का दर्जा दिया, जबकि पहले उनका हेडक्वार्टर बदायूं में हुआ करता था। शाहजहां के दौर में राजा मणिक को बरेली का गवर्नर बनाया गया। इनके बेटे मकरंद राय को मॉडर्न बरेली का फाउंडर माना जाता है। इन्होंने बरेली में एक किला बनवाया जिसे आज किला मोहल्ला के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा मकरंद राय ने ही बरेली के आलमगीरगंज, मकरंदपुर और जामा मस्जिद का भी निर्माण करवाया। मकरंदपुर मुगल बादशाह औरंगज़ेब के वक्त बरेली सीधे मुगलों के कंट्रोल में रहा, लेकिन फिर बरेली का अपना अलग वजूद बनना शुरू हुआ 18वीं सदी में, जब अफगान सैनिक यहाँ आकर बसने लगे। दरअसल मुगल बादशाह औरंगज़ेब अपनी फ़ौज में अफगान सैनिकों की भर्ती करते थे। लड़ाई में इनका जज्बा देखकर औरंगज़ेब इतने खुश थे कि उन्होंने बरेली के आसपास का इलाका इन्हें बसने के लिए दिया। चूँकि ये लोग रोहिल्ला कहलाए जाते थे, इसलिए ये इलाका रोहेलखंड कहलाने लगा। रोहिल्ला सरदारों ने बरेली को अपनी राजधानी बनाया। इनमें एक चर्चित नाम है नजीब-उद-दौला का, जिनका असली नाम नजीब खान यूसुफजई था। नजीब खान ने पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों के खिलाफ अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया। पानीपत की लड़ाई के बाद अवध में सत्ता को लेकर एक बड़ी जंग हुई, जिसमें अवध के नवाब शुजा-उद-दौला की जीत हुई और रोहेलखंड अवध के कंट्रोल में जाता रहा। 1801 में अवध के नवाब ने कर्ज चुकाने के लिए रोहेलखंड को ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया और यहाँ से बरेली अंग्रेज़ों के हाथ में चली गई। 1947 तक बरेली पर अंग्रेज़ों का ही कब्जा रहा, सिवाय 1 साल के। 1857 की क्रांति के दौरान बरेली को आज़ाद करा लिया गया था और इसमें बड़ी भूमिका निभाई थी सरदार खान बहादुर खान ने। खान बहादुर रोहेलखंड के नवाब के पोते थे, यानी खुद नवाब थे, लेकिन 1857 आते आते नवाबियत केवल नाम की इनकी बची। खान बहादुर को ब्रिटिश कोर्ट में जज की नौकरी करनी पड़ती थी। इस नौकरी से उन्होंने अंग्रेज़ों का विश्वास हासिल किया और जब 1857 में क्रांति की शुरुआत हुई, अंग्रेज़ों के खिलाफ ही मोर्चा खोला। खान बहादुर के एक मुंशी हुआ करते थे शोभाराम। इनकी मदद से खान बहादुर ने एक पैदल फौज तैयार की। क्रांति का बिगुल बजते ही इस फौज ने रोहेलखंड में मौजूद ब्रिटिश सैनिकों पर हमला किया और उन्हें वहां से खदेड़ने में सफल भी रहे। रोहेलखंड 1 साल तक अंग्रेज़ों से आज़ाद रहा। हालांकि मई 1858 में खान बहादुर और अंग्रेज़ों की एक जंग और हुई, जिसमें खान बहादुर को हार मिली और रोहेलखंड एक बार फिर अंग्रेज़ों के अधीन हुआ। खान बहादुर की कहानी हालांकि यहाँ पर ख़त्म नहीं होती है। रोहेलखंड से निकलकर खान बहादुर ने नेपाल का रुख किया, इस उम्मीद में कि नेपाल के राजा राणा जंग बहादुर उनकी मदद करेंगे, लेकिन राणा जंग बहादुर ने धोखे से उन्हें कैद किया, अंग्रेज़ों के हवाले कर दिया। अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत के जुर्म में उन्हें फांसी की सज़ा मिली। बरेली में एक पुरानी डिस्ट्रिक्ट जेल हुआ करती थी और यहाँ खान बहादुर को उनकी मौत के बाद बेड़ियों समेत दफना दिया गया था। आगे बढ़ेंगे तो बरेली का एक रिश्ता 20वीं सदी के आज़ादी के आंदोलन से भी आपको मिल जाएगा। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता लेखक यशपाल को बरेली की जेल में कैद रखा गया था। इस दौरान बरेली की जेल एक ऐतिहासिक मोमेंट की गवाह भी बनी। हुआ यूँ कि यशपाल भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद के साथ हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA के मेंबर हुआ करते थे। पुलिस द्वारा पकड़े जाने के बाद उन्होंने 14 साल की उनको कैद सुनाई गई थी। प्रकाशवती नाम की उनकी एक प्रेमिका हुआ करती थी तब, जो खुद भी HSRA की मेंबर थी। यशपाल को जब जेल हुई, उन्होंने प्रकाशवती के नाम में ख़त लिखा। वो लिखते हैं, जैसे दांत में बार बार दर्द हो तो उसे उखाड़ फेंक देना चाहिए। ये रिश्ता तुम्हें हमेशा दुख देगा, इसलिए किसी और से शादी कर लेना। इसके कुछ दिन बाद जेल के SP यशपाल से मिलने आए और उन्होंने यशपाल को बताया कि प्रकाशवती तुमसे ही शादी करना चाहती है। यशपाल तैयार हुए। इसके बाद 7 अगस्त 1936 को बरेली की सेंट्रल जेल में प्रकाशवती और यशपाल की शादी हुई। ये किसी भारतीय जेल में हुई पहली शादी थी, जिसके बाद इतना हो हंगामा मचा कि अंग्रेज़ों को जेल के नियमों में बदलाव करना पड़ा। इसी किस्से के साथ इस एपिसोड को हम यहीं पे कंक्लूड कर रहे हैं, बरेली के किस्से को। इस एपिसोड को शिवानी और मानस ने मिलकर लिखा और आलोक ने रिकॉर्ड किया। आप देखते रहिए दी लल्लन टॉप।